नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे वीडियो पर। आज मैं इस वीडियो में उज़ुमाकी जो कि एक हॉरर एनिमे है उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली इस एनिमे के 4 एपिसोड हैं और मैं इस वीडियो में उसके चारों एपिसोड को एक साथ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो लंबा बनेगा। प्लीज इसे बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जानना जरूरी है। आप जो सामने ये चीज देख रहे हैं इसे हिंदी में चक्री कहते हैं, इंग्लिश में स्पाइरल और जापानीज में उज़ुमाकी। हम अपने लाइफ में इसे हर दिन देखते हैं, पर ये कितना खतरनाक हो सकता है ये चीज हमें इसी एनिमे में दिखाई गई है। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हम कुरुसु टाउन को देखते हैं जो कि जापान का एक छोटा सा सिटी है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कीरी है और वो हाई स्कूल में पढ़ती है। खैर सीन चेंज होता है कुरुजु स्टेशन में, जहाँ पर कीरी अपने बीएफ को रिसीव करने आई थी। देन वो दोनों एक साथ रास्ते में जाने लगते हैं। सुइची कीरी से पूछता है क्या वो इस शहर को छोड़ना चाहेगी, जिसपे कीरी पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम भाग जाएं? सुइची बोलता है क्या तुमने नोटिस नहीं किया कीरी कि यहाँ क्या हो रहा है? एक्चुअली सुइची कहना चाहता है कि इस टाउन में कुछ अजीब से चीजें हो रहे हैं और ये टाउन भी उसके पापा को इफेक्ट कर रहा है। जब से ये सब शुरू हुआ है उसके पापा अजीब से हरकत कर रहे हैं। उन्होंने अपना काम तक छोड़ दिया है और वो हाल ही में ज्यादा टाइम बस अपने स्टडी रूम में बिताते हैं। हम सुइची के पापा यानी कि मिस्टर सातो को देखते हैं जिनके रूम में हर एक चीज स्पाइरल के डिजाइन में थे। मिस्टर सातो कुछ घंटे से एक स्पाइरल को घूर रहे थे, जिस वजह से उनके आंखें भी स्पाइरल की तरह घूमने लगे और ये दिखने में बहुत क्रिपी था। सुइची बोलता है एक दिन उसके पापा डिनर के टाइम पे गुस्सा हो गए बिकॉज उनके सूप में स्पाइरल फिश केक नहीं था। फिर भी वो शांत नहीं हुए, अपने सूप को स्पाइरल की तरह घुमाने लगे। एक्चुअली उन्हें स्पाइरल के बिना मजा नहीं आ रहा, इसलिए वो जब नहाने भी जाते हैं तब भी उन्हें पानी में स्पाइरल बनाना पड़ता है। जब कीरी ये बात सुनती है तो वो हंसने लगती है। सुइची कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जब तुम ये खुद अपनी आंखों से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितना भयानक है। तभी टाउन का सायरन बजता है क्योंकि 5 बज चुके थे और सुइची को इस साउंड से नफरत था। साथ में उसे ये टाउन, ये पहाड़ और ये लाइट हाउस से भी नफरत था बिकॉज उसे लगता था कि ये सब उसे अपने पापा की तरह पागल कर देंगे। अब सुइची यहाँ से बड़बड़ाते हुए चला जाता है और कीरी भी अपने घर पे जाती है। वो जब घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सुइची के पापा यहाँ मौजूद हैं। एक्चुअली कीरी के पापा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और मिस्टर सातो जब उस पोट्री व्हील को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं बिकॉज वो एक स्पाइरल की तरह घूम रहा था। अब मिस्टर सातो कीरी के बाप से पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक स्पाइरल डिजाइन का बर्तन बना दोगे, और अगर वो काला होगा तो और मजा आएगा। यानी कि सुइची का बाप एकदम पागल हो चुका है, उसे लगता है शायद स्पाइरल्स में कुछ अद्भुत शक्ति है। खैर सीन शिफ्ट होता है कीरी के स्कूल में। कीरी के पास उसका दोस्त बेटी थी जिसका नाम आजामी है। आजामी बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिदोरियामा स्कूल में जाता है ना, जिसपे कीरी बोलती है हाँ, पर मिडिल स्कूल तक हम दोनों एक साथ थे। आजामी के पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए वो सुइची के बारे में सुन के जेलसी फील कर रही थी। एक्चुअली आजामी बताती है कि यहाँ कोई उसके टाइप का नहीं है। ये सुन के कीरी बोलती है क्या सच में, लेकिन तुम इतने सुंदर हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे हजारों लड़के पड़े होंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है आजामी के फोरहेड पे जहाँ पर एक दाग बना हुआ था। आजामी कहती है जब वो बच्ची थी वो अपने क्रश को इम्प्रेस करना चाहती थी। ये निशान उसे तब मिला जब वो रस्सी पर चलने का दिखावा करने लगी। लेकिन मजेदार की बात तो ये है कि उस घटना के बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तब से जिस भी लड़के के ऊपर उसका क्रश रहा है उसने भी उसे पसंद किया है। आजामी को लगता है शायद उसके फोरहेड पे जो निशान है उसी से लोग आकर्षित होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ स्टेशन में जाते हैं। कुछ लोग आजामी को देख के ख्याली पुलाव पकाते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर सुइची ट्रेन से उतरता है, कीरी उसका वेलकम करती है, साथ में वो आजामी से भी मिलवाती है। लेकिन सुइची को आजामी से कुछ अजीब एहसास होता है, इसलिए वो सॉरी बोल के कीरी को अपने साथ लेके भागती है, जिससे आजामी को बुरा लगता
कहता है। कीरी बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो सुइची? सुइची बोलता है, वो एक स्पाइरल है, मैं उसे तुम्हारे फ्रेंड के पास महसूस कर सकता हूँ, तुम्हें सावधान रहना होगा, वो लड़की एक स्पाइरल है। खैर कीरी घर पे आती है और उसके पापा बोलते हैं, मैंने अभी अभी वो पीस खत्म किया है जो सुइची के पापा ने बोला था, तो क्या तुम उसे डिलीवर कर दोगे? कीरी वो पीस लेके सुइची के घर में पहुंचती है। मिस्टर सातो बोलते हैं, मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना, पर अब मुझे वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो आखिरकार ये मुझ पर भी आ गया, मैंने महसूस किया कि हम स्पाइरल को खुद बना सकते हैं। उसके बाद मिस्टर सातो अपने जीप को निकाल के एक स्पाइरल की तरह मोड़ देते हैं। ये देख के कीरी एकदम डर जाती है और अपना सामान फेंक के वहाँ से भागती है। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है। मिस्टर सातो इस चीज को देखने के लिए एकदम एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ सुइची रास्ते में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात हो जाता है आजामी से। आजामी कहती है, हर लड़का मेरा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन तुम अकेले क्यों हो जो मुझे इग्नोर कर रहे हो? सुइची बोलता है, तुम अपने फोरहेड पे क्या छुपा रही हो? जिसपे आजामी कहती है, तुम मेरी निशान के बारे में बात कर रहे हो क्या? अच्छा कीरी ने तुम्हें बताया होगा, ये लो देखो, और हो सके तो मुझ पे मोहित हो जाओ। सुइची जब ये देखता है तो चिल्ला के बोलता है, मैं जानता हूँ ये एक स्पाइरल है, ये एक स्पाइरल है, तुम्हारा निशान बड़ा होकर एक स्पाइरल बन गया है, इससे पहले कि देर हो जाए इस शहर को छोड़ के चले जाओ। लेकिन आजामी बोलती है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं ये शहर छोड़ दूं, जबकि मैं तुम्हारे बारे में सोचना तक बंद नहीं कर सकती। सुइची कहता है कि वो ये सब उसी के भले के लिए ही बोल रहा है। देन वो वहाँ से भाग जाता है। खैर सीन चेंज होता है जिसमें हम एक शोक सभा देखते हैं, बिकॉज सुइची के पापा का देहांत हो गया था। उसके पापा के डेड बॉडी का धुआं इस चिमनी से निकल रहा था। सुइची बोलता है, किरी क्या तुम जानना नहीं चाहती कि मेरे पापा कैसे मरे? किरी बताती है कि उसने सुना था कि वो सीढ़ी से गिर गए थे। सुइची कहता है, वो तो हमने सबको बताया है, लेकिन वो झूठ था। एक्चुअली सुइची के पापा के दिमागी संतुलन थोड़ा खराब था, इसलिए सुइची और उसके माँ उनके बारे में बातचीत करने के लिए मिदोरियामा सिटी के एक बड़े हॉस्पिटल में गए थे। जब वो रात को देर से घर पहुँचे तो उसके पापा का कोई पता नहीं था। उन्होंने पूरा घर छान मारा, पर फिर भी उसके पापा नहीं मिल रहे थे। तभी इन्हें एक रूम में बड़ा सा टब दिखता है। जब वो टब को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सुइची के पापा उस टब में एक स्पाइरल के डिजाइन में मुड़े हुए पड़े थे, जिससे उनके बॉडी का सारा हड्डी टूट गया और वो मारे गए। खैर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर मिस्टर सातो के डेड बॉडी का धुआं आसमान में जाके एक स्पाइरल का रूप ले रहे थे। तभी अचानक वो धुआं नीचे आने लगता है और उस ड्रैगन फ्लाई तालाब में समा जाता है। सुइची के मम्मी ये सब देख के पागल हो जाती है और वो सुइची से कहती है, मैं तुम्हारे पापा को क्लियरली देख सकता हूँ, तुम्हारे पापा वहाँ पे हैं। मिसेस सातो का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। खैर हम देखते हैं आजामी को, जो कि उसी एरिया के पास से गुजर रही थी। किरी उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। आजामी कहती है कि वो किसी कारण से किरी के बारे में चिंतित थी। किरी ये बात सुन के उसे शुक्रिया बोलती है। देन अचानक वहाँ से एक टोर्नेडो गुजरता है, जिससे किरी देखती है कि आजामी के फोरहेड पे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। आजामी कुछ कहे बिना वहाँ से भाग जाती है। खैर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। सुइची के माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। उन्हें जो भी चीज स्पाइरल जैसा दिख रहा था वो देख के डर जाती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं आजामी को, जो रास्ते में जा रही थी। तभी उसका मुलाकात हो जाता है उसका एक क्लासमेट से, जिसका नाम ओकाडा है। ओकाडा आजामी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पे चलेगी। आजामी साफ साफ मना कर देती है, लेकिन ओकाडा कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम में कुछ तो बात है जो मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। मैं इसे समझा नहीं सकता। तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सीन चेंज होता है स्कूल में। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी उस क्लास में भीगते हुए काटायामा एंट्री लेता है। वो लेट के लिए टीचर से माफी मांगता है और वो बहुत स्लो बिहेव कर रहा था, जिस वजह से उसके क्लासमेट उसे स्लो पोक कह के चिढ़ाते हैं। देन वो लोग एक साथ वॉली खेल रहे थे। तभी काटायामा के पास से बॉल गुजर जाता है और काटायामा एकदम सीधा खड़ा था। उसे बाद में पता चलता है कि उसके पास से बॉल गुजरा है। सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स उसे बॉयज लॉकर रूम में ले आते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। उसके बाद
वो लोग उसे नंगा करके बाहर ले जाते हैं, वो भी लड़कियों के सामने। हम काटायामा के पीठ पे एक स्पाइरल डिजाइन को देखते हैं, पर टुसमुरा उसके ऊपर हंस रहा था। खैर सुइची किरी को बोलता है उसके माँ को सब जगह स्पाइरल दिख रहा था। वो अपने बालों के झुंड से इतना डर गई थी कि उन्होंने अपने सिर ही मुंडवा लिया। उनको अपने फिंगरप्रिंट में भी स्पाइरल दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अपना फिंगरप्रिंट भी काट दिया। सीन चेंज होता है। किरी रास्ते पे जा रही थी, तभी उसे आजामी दिखती है। किरी उससे रोक के पूछती है तुम कहाँ गई थी? मैं सच में तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। आजामी बोलती है कुछ गड़बड़ है, मेरा दाहिना आँख ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा। वो अपना टोपी उतार के दिखाती है। हम देखते हैं कि उसका आधा सिर में होल हो चुका है। तभी उसका राइट आई भी उसी होल में घुस जाता है, जो देखकर किरी डर जाती है। दूसरी तरफ हम सुइची और एक बंदे को देखते हैं जो इस पार्क में मौजूद थे। सुइची किरी के बारे में पूछता है, जिसपे ये बंदा बोलता है कि किरी यहाँ नहीं आएगी। सुइची पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? वो बंदा बोलता है मुझे माफ करना, पर यही वो डील था जो हमने किया था। और वहाँ आजामी आती है। आजामी बोलती है तुम मेरे दिमाग में हो सुइची। अब ये बंदा आजामी से पूछता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी है ना? बट किरी उसे मना कर देती है, जिससे वो बंदा गुस्सा हो जाता है और आजामी के सिर से टोपी निकाल देता है। आजामी जोर जोर से हंस रही थी। वो बंदा जब आजामी के सिर के पास हाथ बढ़ाता है तो वो उसी में घुस जाता है। दूसरे साइड से किरी वहाँ पर आती है और वो देखती है कि सुइची डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया है। किरी जब आजामी की तरफ देखती है तो आजामी के बॉडी का आधा हिस्सा उसी होल में घुस चुका है। धीरे धीरे उसका हाथ और पैर भी उसमें घुस जाते हैं और वहाँ कुछ नहीं बचता और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड का स्टार्ट होता है स्कूल में। काटायामा आज फिर से लेट आया था, इसके लिए वो सर से सॉरी भी बोलता है और अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। तभी टीचर का नजर काटायामा के पीठ पे पड़ता है, जहाँ पे एक स्पाइरल बना हुआ था और उसके साथ साथ वो जगह पहले से ज्यादा फूल गया था। टीचर पूछते हैं ये तुम्हारे पीछे क्या हुआ है? जिसपे काटायामा बोलता है कि ये तो कुछ कारण से बन गया है और वो अपनी सीट पे बैठ जाता है। ये देखकर क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स तरह तरह के बातें करते हैं कि ये तो बहुत भयानक है, ये तो बहुत क्रीपी है। पर किरी जान लेती है कि ये एक स्पाइरल है। उसके बाद सीन चेंज होता है कुरुसु टाउन के एक छोटे से घर में। नीचे फर्श के ऊपर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब साउंड सुनाई देता है जो कि इस हॉल से आया था। हम देखते हैं कि उस जगह से 2 सांप निकलते हैं जो कि आपस में मुड़े हुए थे। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो 2 सांप रेंगते हुए उस फर्श के नीचे चले जाते हैं। सीन चेंज होता है किरी और उसके सहेली एक ग्रेवयार्ड के पास से गुजर रहे थे। वो दोनों आपस में स्पाइरल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिससे किरी को सुइची के पापा का एक डरावना सीन याद आता है। वो आगे बढ़ ही रहे थे, पर तभी उस ग्रेवयार्ड के साइड से एक बंदा निकलता है और उन्हें डरा देता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वो लड़का किरी से अपने प्यार का इजहार करता है। भाई ये कौन सा तरीका है प्यार का इजहार करने का? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर किरी की सहेली बोलती है लोगों को इस तरह से डराना बंद करो यामागुची, तुम अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो? किरी के पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जिसपे यामागुची बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने। पर किरी की सहेली बोलती है तुम्हें क्या समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला? इसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो इससे दूर रहा करो, और हाँ लोगों को भी डराना बंद करो। बट यामागुची बोलता है लोगों का डरना जायज है, इसमें मैं क्या करूँ? किरी बोलती है मैं तुम्हारे किसी भी चीजों से लेना देना नहीं चाहता, पर प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर यामागुची नहीं सुधरता, वो फिर से अपने बातों को दोहराता है। वो दोनों आगे जाकर अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। किरी अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी उसे सामने कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं। वैसे ये लड़ाई होने का कारण है एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं, पर लड़की के पापा को ये मंजूर नहीं, इसलिए वो लड़के को आकर कूट देते हैं। किरी उस लड़के के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो काजुनोरी है। उसके बाद वो दोनों एक साथ उस रास्ते के साइड में बैठ जाते हैं। काजुनोरी बोलता है मैं और यूरी को आपस में प्यार करते हैं, पर हमारे फैमिली को ये मंजूर नहीं, इसीलिए हमने प्लानिंग किया था कि हम यहाँ से ट्रेन से भागेंगे, वो भी कल। मुझे प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। जिसपे किरी बोलती है कि वो नहीं बताएगी। और सीन चेंज होता है कुरुजु हॉस्पिटल में। सुइची और किरी मिसेस सातो से मिलने आए थे। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। किरी बोलती है मुझे यकीन है कि काजुनोरी और यूरी को खुश रहने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। जिसपे सुइची बोलता
बोलता है हाँ, लेकिन ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके परिवार के बीच में 36 का आंकड़ा है। वो स्पाइरल का अभिशाप को मैं लटका हुआ महसूस कर सकता हूँ उस रो हाउस के ऊपर। ये सुनकर किरी पूछती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? सुइची बोलता है, स्पाइरल उनकी आत्मा को विकृत कर उन्हें विकृत बना रहा है। मैं हमेशा गलत हो सकता हूँ, पर वो कर्स फील्स पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। रिसेंटली इस टाउन में लोग स्पाइरल से इन्फेक्टेड होने लगे। उसके बाद वो किरी को कुछ पिक्चर्स दिखाता है। उन पिक्चर्स में जो लोग मौजूद थे वो स्पाइरल से इन्फेक्टेड थे। तभी उसका नजर किरी के बालों पर पड़ता है। वो उसे बताता है, हे तुम्हारे बाल थोड़े बड़े लग रहे हैं। सीन चेंज होता है। किरी अपने बालों पर कंघी कर रही थी। तभी उसे भी लगता है कि हाँ, उसके बाल थोड़े बड़े लग रहे हैं, पर वो उसे इग्नोर करती है। और उसके बाद वो अगले दिन स्कूल आती है। तभी उसकी एक सहेली बोलती है, हे किरी, तुम्हारी ये बालों को क्या हुआ? हम देखते हैं उसके बाल अचानक स्पाइरल की तरह मुड़ गए थे और ये किरी को भी नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। उसकी सहेली बोलती है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। तभी सीन चेंज हो जाता है। क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम देखते हैं कि किरी के सहेली ने किरी के बालों की चोटी बांध दी थी, पर तभी उसकी चोटी अपने आप खुल जाती है और वापस मुड़ जाती है, जिससे किरी भी खुद परेशान थी। तभी क्लास के सारे बच्चे देखते हैं कि खिड़की के उस पार कुछ अजीब चीज है। टुसमुरा बोलता है कि ये तो काटायामा है। तभी हम देखते हैं कि काटायामा एक स्नेल बनकर दीवार पे चढ़ रहा है। तभी उसके आंखें बाहर निकलते हैं किसी स्नेल की तरह। कुछ बच्चे ये देखकर हंस रहे थे, पर किरी क्लास के बाहर आ जाती है और एक हेयर सैलून में जाके पहुंचती है। वो लेडी उससे पूछती है, क्या तुम श्योर हो इसे काटने के लिए? जिसपे किरी बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ, ये बहुत भयानक है। उसके बाद वो बार्बर उसके बालों को काटने वाली थी, पर तभी किरी के बाल उस बार्बर के हाथों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो लेडी बहुत डर जाती है। हम देखते हैं किरी के बाल किसी पेड़ की जड़ की तरह बन जाते हैं। किरी ये खुद देखकर डर जाती है। उसके बाद वो घर आती है। उसके घर वाले उसे बोलते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। तभी किरी के खुद के बाल उसके गले को जकड़ लेते हैं। उसका ब्रदर बोलता है उसके बाल गुस्सा हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम देखते हैं किरी के बाल जड़ से सीधा पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बालों का ये स्पाइरल डिजाइन को देखकर उसके फैमिली मेंबर सम काइंड ऑफ स्पाइरल के बस में हो जाते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल आती है, सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर डर जाते हैं। एक टीचर उसे गुस्से से बोलता है, हे तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी किरी का बाल उनके पास जाके घूमने लगता है, जिससे वो लोग स्पाइरल के बस में हो जाते हैं। उसकी एक सहेली बोलती है, ओ किरी थोड़ा रुको, मैं तुमसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। किरी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो क्लास के बाहर आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक टीचर एक लेडीज और जेंट्स को लेकर एक पिंजरे के पास आता है और उनसे बोलता है कि ये आपका बेटा है काटायामा। तभी उस स्नेल के अंदर से काटायामा निकलता है, जो कि देखने में बहुत अजीब था। वो आदमी बोलता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये स्नेल हमारा बेटा है? ये क्या कोई जोक है? उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं उस पिंजरे के पीछे से किरी निकलती है और काटायामा को पाइप से पानी पिलाती है। सीन चेंज होता है। किरी अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। तभी पीछे से टुसमुरा आता है और बोलता है, हे मेरे लिए रुको। किरी स्टेशन में पहुंचती है। वहाँ के सारे लोग उसे देखकर डर जाते हैं, यहाँ तक कि सुइची भी उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। किरी रास्ते पे जा रही थी, तभी उसके सामने यामागुची आता है और अपने प्यार के खातिर वो गिफ्ट उसे देता है, पर किरी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे यामागुची रास्ते के बीच में आ जाता है और बोलता है, देखो मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए ये कार को रोकूंगा। पर कार रुकने की बजाय उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और यामागुची का टाइम फिस हो जाता है। वो मरते टाइम भी उसे आई लव यू बोलता है। हम देखते हैं उसके हाथों में रखा बॉक्स खुल जाता है, जिसमें से स्प्रिंग से जॉइंट एक खिलौना निकलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। स्कूल में हम देखते हैं टुसमुरा भी स्नेल बन चुका था और अपना ड्यूटी कर रहा था। दूसरे बच्चे मिलकर उसे काटायामा के पिंजरे में ले आते हैं। टुसमुरा और काटायामा अपने बीच थोड़ा प्यार निभा रहे थे और वो प्यार निभाने का तरीका थोड़ा ब्लो जॉब जैसा था। ब्लो जॉब ही था। तभी वहाँ पे वो दूसरी लड़की आती है और उसके सिर पे बालों से बरगद का पेड़ बना था। वो आके किरी से बोलती है, मैं तुमसे बेटर हूँ। उसके बाद वो दोनों अपने बालों से एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं, पर किरी को इससे इरिटेटिंग लग रहा था। तभी सुइची वहाँ पे आता है और उस लड़की के बालों को काट देता है। उसके बाद वो किरी के बालों को भी काटने वाला था, पर किरी के बाल उसे जकड़ लेते हैं। मेरा मतलब है कि किरी के बालों के बीच में वो फंस जाता है। वो दूसरी लड़की चुड़ैल की तरह हंस हंस के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं सुइची किरी के बालों को काट कर बाहर निकलता है। दूसरे साइड उसकी सहेली रास्ते में जाते हुए लोगों को बोलती
बोलती है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ, देखो हे देखो, और चुड़ैल की तरह हंसने लगती है। वो आगे जाकर एक इलेक्ट्रिक पोल में अपने बालों को फंसा देती है। दूसरे साइड सुइची कीरी को उठाता है। तभी कोई बोलता है, काटायामा और तुसमुरा वहाँ से भाग चुके हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा जल्दी। ये सुनकर कीरी और सुइची उन दोनों के बॉडी प्रिंट का पीछा करते हुए क्लास टीचर के पास पहुँचते हैं। कीरी बोलती है, उन्हें मत मारो। उनके सर बोलते हैं, ये उन दोनों के अंडे हैं जो कि उन्होंने आपस में संभोग करके निकाला है। कीरी बोलती है, पर वो दोनों तो मेल थे, ये कैसे हो सकता है? इसके रिप्लाई में सर बोलते हैं, स्नेल मेल हो या फीमेल इसकी कोई जरूरत नहीं, आपस में संभोग करके वो अंडे देते हैं और ये अंडे आगे जाकर उन्हीं के जैसे बनेंगे, इसलिए मुझे इनको नष्ट करना होगा। उसके बाद वो उन अंडों को अपने पैर से कुचलने लगते हैं क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। तभी कीरी बोलती है, हे हमें स्टेशन जाना होगा, यूरिको और काजुनोरी ट्रेन से भागने वाले हैं, तो एटलीस्ट मैं उन्हें थोड़ा भागने में मदद तो कर पाऊँ। उसके बाद वो दोनों स्टेशन में पहुँचते हैं। तभी वहाँ पे काजुनोरी और यूरिको अपना बोरिया बिस्तर लेके भागते हुए आते हैं क्योंकि उनके परिवार वाले उनके पीछे पड़े थे। वो दोनों इन दोनों का मदद करने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से भागते हैं। तभी उनके सामने से यूरिको के पापा निकलते हैं, पर वो लोग उन्हें चकमा देकर उस छोटे से गली में घुस जाते हैं और समुद्र के साइड वाले रास्ते पे निकलते हैं। तभी वहाँ पे काजुनोरी के भी पापा आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो चारों नीचे उतर के उस समुद्र के रेत पे दौड़ने लगते हैं। ज्यादा दौड़ने की वजह से काजुनोरी और यूरिको थक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और तभी अचानक काजुनोरी और यूरिको के बॉडी आपस में मुड़ के किसी रस्सी की तरह जुड़ जाते हैं। वो दोनों रेंगते हुए समुद्र में चले जाते हैं और सीन चेंज हो जाता है। कीरी रास्ते पे जा रही थी, तभी उसको सामने एक महिला दिखती है जो कि एक जगह पे मूव कर रही थी। वो उसे स्किप करके स्टेशन में आती है। वहाँ पे भी एक आदमी वैसे ही मूव कर रहा था। वो आदमी बोलता है, कोई मुझे रोको, मैं रुक नहीं पा रहा। हम देखते हैं वहाँ पे और एक लेडी भी थी जो कि वैसे ही चल रही थी। सीन चेंज होता है क्लास में। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि सर अभी तक क्यों नहीं आए। तभी सर की एंट्री होता है, वो भी स्नेल बनकर। वैसे मुझे ये स्नेल कम एलिगेटर ज्यादा लग रहा है। सर का ये रूप देखकर स्टूडेंट्स के पसीने छूट जाते हैं। सीन चेंज होता है, कीरी घर पे आती है। उसका छोटा भाई बोलता है, दीदी तुम आ गई, हमें जल्दी करना होगा। जिसपे कीरी पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो मित्सुओ? हम देखते हैं समुद्र के पत्थर में टकरा के एक बोट वहीं पे पड़ा था और ये देखने के लिए वो दोनों यहाँ पे आए थे। उनमें से एक आदमी बोलता है, उस बोट से एक आदमी को रेस्क्यू किया गया है और बाकी ये मेंबर मिसिंग है। तभी मित्सुओ कुछ बच्चों के साथ उस लाइट हाउस के पास जाने लगता है। कीरी भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। वो बोलती है, मित्सुओ नीचे आ जाओ जल्दी, पर मित्सुओ ऊपर व्यू के मजे ले रहा था, जिससे मजबूरन कीरी को ऊपर जाना पड़ता है। वो कुछ समय चलने के बाद उसे पता चलता है कि ये सीढ़ी तो खत्म ही नहीं हो रहा, पर वो हार नहीं मानती और आगे बढ़ती है। तभी उसे सामने कुछ जले हुए बॉडी दिखते हैं। फिर भी वो आगे बढ़ती है और इस बार उसे 2 बच्चे दिखते हैं। वो उन बच्चों से बोलती है, तुम दोनों नीचे जाओ, और वो लाइट हाउस के टॉप पे आ जाती है। उसे यहाँ पे एक जला हुआ भेजा दिखता है जो कि लाइट हाउस का लेंस है और इस पे भी स्पाइरल बना हुआ है। जब वो समुद्र की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि सनसेट होने वाला है। वो उन्हें बताती है, हमें यहाँ से जाना होगा सनसेट होने से पहले, वरना ये लाइट हाउस का लेंस एक्टिवेट हो जाएगा और ये लाइट इतना हीट प्रोड्यूस करेगा कि वो लोग भाप से ही जल जाएंगे। उसके बाद वो तीनों नीचे जाने लगते हैं। सनसेट हो जाता है जिससे लाइट हाउस का लाइट एक्टिवेट हो जाता है। लाइट हाउस का भाप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी भागते हुए एक बच्चा वहाँ पे गिर जाता है, जिससे वो गर्म भाप से स्टीम हो जाता है, आई मीन मोमो बन जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। पर हाँ, कीरी और उसका भाई जिंदा है कि नहीं ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात, हम एपिसोड के एंड में एक सीन देखते हैं जिसमें यामागुची अपने ग्रेप से किसी साउथ हीरो की तरह कबर फाड़ के निकलता है। बस इतना ही था। सब्सक्राइब का भीख मैं ऑलरेडी मांग चुका हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कीरी को, जो कि कुछ दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। बेसिकली पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कीरी लाइट हाउस से गिर गई थी, इसलिए उसका पैर टूट गया था। सुइची उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कीरी, हमारे कान के अंदर एक नाजुक अंग है जिसका नाम कोखिलिया है और उससे हमें सुनाई देता है। एक्चुअली बात यह है कि सुइची अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेके गया था, जहाँ पे उसकी मम्मी ने ये बताया कि उन्हें अभी भी स्पाइरल के साउंड से डर लगता है। इसीलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो मिदोरियामा सिटी के स्पेशल साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। पर इस
हॉस्पिटल का नाम सुन के सुइची की माँ थोड़ी सी डर जाती है। तभी सुइची का नजर उस चेम्बर पे लगा एक पोस्टर पे पड़ता है जिसमें कान के अंदर का एक हिस्सा स्पाइरल का शेप बना रहा था। ये देख के सुइची को याद आता है कि उसकी माँ ने स्पाइरल का डर से अपना हाथ काट लिए, अपने सिर मुंडवा लिए। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि वो स्पाइरल से छुटकारा पा चुकी है, पर क्या होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके कान में एक स्पाइरल है, तो न जाने वो क्या कर बैठेंगे। कीरी ये सब सुन के थोड़ा सा शौक हो जाती है। खैर तभी सुइची को खिड़की के उस पर बहुत सारे मच्छर दिखते हैं जो कि संभोग के बाद झुंड में घूम रहे थे और वो झुंड एक स्पाइरल का शेप बना रहा था। और कीरी भी कुछ दिनों से ये सब नोटिस कर रही थी, जिसका रिप्लाई में सुइची बोलता है कि ये स्पाइरल के कर्ज की वजह से हो रहा है। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी कीरी को पीछे खड़े दो आदमियों की बातें सुनाई देता है जो कि ये डिस्कस कर रहे थे, आज सुबह ना इस हॉस्पिटल में 10 से भी ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं एडमिट हुई है। उनका दावा है कि हजारों मच्छरों के काटने के बाद वो बीमार महसूस कर रही हैं। तभी नर्स एक प्रेग्नेंट लड़की को लेकर कीरी के पास पहुंचती है और उसे बताती है मैटरनिटी वार्ड फुल होने के कारण अब कीरी को अपना रूम इस लड़की के साथ शेयर करना होगा, जिस पर कीरी भी मान जाती है। पर जब उस लड़की के ऊपर कीरी का नजर पड़ता है तो वो पहचान जाती है कि ये तो उसकी कजन केइको है। वो केइको को लेकर अपने रूम में आ जाती है और उसे अपनी बेड पे लेटा देती है। देन कीरी का नजर पड़ता है केइको के एक सामान पर जो कि बहुत भारी था। कीरी पूछती है कि ये क्या चीज है, जिसपे केइको बताती है कि तुम उसको बस ड्रेसर पे रख दो, और कीरी भी वही करती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड को, जिसमें से कीरी के पापा मिट्टी लेकर निकलते हैं क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। खैर दूसरे दिन हम आते हैं हॉस्पिटल में जहाँ पे तो डेड बॉडी पड़े थे। उनके बॉडी में बहुत सारे छेद हो गए थे और उनका सारा खून चूस लिया गया था। एक नर्स बोलती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि ये मर्डर भी हो सकता है। उन लोगों में से एक आदमी बोलता है कि उसने कल रात कुछ भी आवाज नहीं सुना, क्या आप में से किसी ने सुना? जिसके रिप्लाई में एक दूसरा आदमी बोलता है कि उसने कल रात बस मच्छरों के भिनभिनाहट सुने थे। दूसरे साइड कीरी केइको से बताती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा, कल रात यहाँ 2 मर्डर हो गए और उनको पता भी नहीं चला। लेकिन केइको कुछ और ही बताती है। वो बताती है कि उसके पेट में बच्चा हिलने डुलने लगा है, जिसे सुन कीरी भी थोड़ी खुश हो जाती है। तभी उस रूम में सुइची आता है और उसके हाथ में एक मस्कीटो स्प्रे था। देन हम देखते हैं उस रूम में एक मच्छर घूम रहा था, जिसे भगाने के लिए सुइची अपने साथ लाए मस्कीटो स्प्रे को उस पे यूज करता है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि उस स्प्रे से केइको सीरियस हो जाती है, यानी कि उसकी हालत खराब हो जाती है, जबकि इन दोनों को कुछ नहीं होता। खैर केइको की छींक सुनकर नर्स वहाँ आ जाती है और सुइची को अपने साथ बाहर ले जाती है। उसके बाद कीरी खिड़की खोल देती है, जिससे केइको को थोड़ा आराम मिलता है। देन वो दोनों रात में अपने बेड पे लेटे थे। कीरी केइको से बोलती है कि वो अपना ध्यान रखे जैसे उसको कोई मच्छर ना काटे। लेकिन केइको कुछ और ही बोलती है। वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे मच्छरों से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मच्छर पसंद है, बहुत पसंद है। और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। लेकिन मच्छरों के आवाज से कीरी का नींद खुल जाता है। वो बाहर आके हॉल की तरफ देखती है तो सामने से कुछ प्रेग्नेंट औरत एक ड्रिल लेके आगे बढ़ रहे थे, जैसे कि वो स्पाइरल के बस में हो। कीरी उनमें से एक का पीछा करके देखती है कि वो महिला एक आदमी के गले में उस ड्रिल को घुसा के उसका सारा खून चूस लेती है। लेकिन अचानक उस महिला का नजर कीरी के ऊपर पड़ जाता है, जिससे कीरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो जख्मी होने के कारण वहाँ पे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो लेडीज कीरी के ऊपर हमला करने ही वाला था। पर तभी पीछे से एक दूसरा आदमी उन्हें बुलाता है। जब वो आदमी उस लेडीज का चेहरा देखता है तो वो खुद डर जाता है, क्योंकि लिटरली भाई उसका चेहरा बहुत क्रिपी था। उसके बाद कुछ लेडीज उस आदमी को घेर लेते हैं और उससे बोलते हैं हमें तुम्हारा खून पीना है, तुम अपना सारा खून हमें दे दो। इसी के साथ वो उसे बेहोश करके उसके ऊपर किसी कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। वहाँ से एक नर्स गुजर रही थी और उसके ऊपर बाकी के लेडीज भी टूट पड़ते हैं दावत मनाने के लिए। कीरी ये सब सीन देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उन लेडीज का नजर उसके ऊपर पड़ जाता है। उनमें से एक बोलती है क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमारे ये रहस्य को जानकर यहाँ से आसानी से भाग जाओगे? और ये कहने के बाद वो उसका पीछा करते हैं। कीरी अपने रूम में आकर अपना दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, पर ये चुड़ैल उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे। तभी कीरी की नजर पड़ती है केइको के ऊपर, जो कि उनमें से ही एक थी। केइको बोलती है कीरी मुझे तुम अपना सारा ब्लड दे दो, मैं प्यासी हूँ। देन बॉस सब उसके ऊपर एक साथ धाबा बोलने वाले थे, लेकिन कीरी अपने पास रखा मस्कीटो स्प्रे को उठा के उन पे स्प्रे कर देती है, जिससे वो सब वहाँ से भागने लगते हैं जैसे कि वो कोई मच्छर हो। दूसरे साइड हम देखते हैं सुइची के माँ को, जिनके कान में एक कन खजूरा घुस रहा था, पर वो उसे निकाल के फेंक देती है। देन हम देखते हैं कि वो कन खजूरा एक स्पाइरल का शेप ले लेता है, जिसे देख कर सुइची की माँ डर जाती है, क्योंकि उन्हें उस कन खजूरा में सुइची के पापा दिख रहे थे। मिस्टर सातो बोल रहे थे मेरे प्यार
मेरे साथ स्पाइरल बन जाओ। मुझे तुम्हारे कानों के उस स्पाइरल में रेंगना कितना अच्छा लगता है। मैं उसमें लिपट कर सो जाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सुइची की माँ जोर जोर से चिल्लाती है। दूसरे दिन सुबह हॉस्पिटल में हम उन्हीं प्रेग्नेंट लेडीज को देखते हैं जो कि पिछले रात खून चूस रहे थे। कीरी डॉक्टर से बोलती है कि उसने अपने आंखों से देखा कि वो प्रेग्नेंट महिलाएं खून पी रही थी, पर डॉक्टर को इस पर विश्वास नहीं होता। दूसरे साइड मिसेस सातो अपने बेटे से बोल रही थी कि उसके पापा ने उन्हें बताया कि उनके कानों में एक स्पाइरल आकृति है, लेकिन सुइची बोलता है डैड मर चुके हैं, यह आपका एक सपना है मॉम। पर उसकी माँ को यह सब विश्वास नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर के रूम में उस पोस्टर को देखने जाते हैं। जब वो डॉक्टर के रूम में पहुंचते हैं तो वो पोस्टर वहाँ पे नहीं होता। डॉक्टर बोलता है कि वो पोस्टर पुराना होने के कारण उन्होंने उसे उतार दिया, लेकिन मिसेस सातो को असलियत जानना था, इसलिए वो डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर मुझसे झूठ मत बोलो, मेरे कान के अंदर एक स्पाइरल छुपा है ना। डॉक्टर उसे जानबूझकर झूठ बोलता है। वो बोलता है नहीं, आपके अंदर कोई स्पाइरल नहीं है। उसके बाद वहाँ पे एक नर्स आके सुइची के माँ को वापस उनके रूम में ले जाती है। मिसेस सातो अपने रूम में बस स्पाइरल के बारे में सोच रही थी, इसलिए उन्हें सेलाइन के बोतल में भी स्पाइरल दिखता है और उस सेलाइन में भी सुइची के पापा उनके पत्नी के कानों के बारे में बोल रहे थे, जिससे डर कर मिसेस सातो उस सेलाइन को नीचे गिरा देती है। पर वो पाइप एक स्पाइरल का आकृति ले लेता है। चारों तरफ उन्हें बस सुइची के पापा का आवाज आ रहा था, इसलिए वो ड्रॉयर से कैंची निकाल के अपने कानों में घुसा देती है, जिससे वो परमानेंटली सुइची के पापा के आवाज से छुटकारा पा जाती है। दूसरी ओर डॉक्टर सुइची को बोलता है कि वो उस पोस्टर को निकाल के बड़े खतरे से बच गए। हम देखते हैं सुइची की माँ को कान में कैंची घुसाने के कारण उनके सिर में भी पट्टी लग चुका था, पर फिर भी मिसेस सातो को सब चीज गोल गोल दिख रहा था। उन्हें लगता है कि उनका बॉडी घूम रहा है, पर वो स्पाइरल बनना नहीं चाहती थी। खैर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिसेस सातो को जो कि मर चुकी हैं। उनके दाह संस्कार का धुआं ऊपर जाके वैसे ही स्पाइरल के फॉर्म ले रहे थे। देन हम आते हैं हॉस्पिटल में। उन महिलाओं ने बच्चे पैदा किए थे और ये थोड़ा अजीब था क्योंकि वो बच्चे आज पैदा हुए हैं, पर उनके शरीर से ऐसा लगता है कि वो जैसे 1 साल के हैं। खैर हम आते हैं कीरी के रूम में। कीरी खाना खा रही थी, पर उससे वो मशरूम पसंद नहीं आता क्योंकि उससे उस मशरूम में से खून की गंध आती है। सुइची का नजर जाता है उन मशरूम पर। वो देखता है कि उन मशरूम में स्पाइरल बने हुए थे। तभी उन्हें सुनाई देता है कि बाहर कुछ लोग उन मशरूम की तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो मशरूम उनके सेहत के लिए अच्छा है। पर कीरी और सुइची उन्हें इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ अजीब सुनाई देता है, इसलिए वो खिड़की के अंदर झांक कर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो बच्चे आपस में बड़ों की तरह बातें कर रहे थे, जो कि पहले से भी ज्यादा अजीब था। उनके बीच ये बातें हो रहा था कि एक आदमी ने उन्हें बाहर निकाला, वो चाहे तो उन्हें वापस पीछे भेज सकता है, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें अपने माँ के पेट से निकाला और डॉक्टर चाहे तो उन्हें वापस अपने माँ के पेट के अंदर भेज सकता है। एक्चुअली ये बच्चे अपने माँ के पेट के अंदर जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। अचानक उन बच्चों के पेट से स्पाइरल आकृति के मशरूम निकलते हैं, जिसे देखकर कीरी डर जाती है, लेकिन तभी उसे केइको की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो भागकर डिलीवरी रूम में जाके पहुंचती है। वो देखती है कि उस रूम के चारों तरफ स्पाइरल मशरूम उगे हुए थे। देन वो डॉक्टर से केइको के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि इन मशरूम पर स्पाइरल क्यों बना है, जिसका रिप्लाई देखकर डॉक्टर बोलता है कि ये प्लासेंटास है। जब उन्होंने इसे यहाँ पे लगाना शुरू किया तो वो अपने आप ही बढ़ने लगे। सुइची दरवाजा खोल के देखता है तो केइको अपने बेड पे लेटी थी। उसका पेट फूल गया था और उसके पेट पे सिलाई किया गया था। केइको डॉक्टर से बोलती है कि उसे खून पीना है और डॉक्टर भी स्पाइरल के बस में आ गया था, इसलिए वो जबरदस्ती कीरी को उसके पास ले जाती है, जिससे केइको खून पी पाए। केइको अपना जीभ निकालती है खून चूसने के लिए। जब केइको डंक मारने वाली थी तब कीरी साइड हो जाती है, जिससे केइको का सूंड डॉक्टर के गले में घुस जाता है और केइको डॉक्टर के खून के साथ साथ पूरा उससे भी चूस लेता है। कीरी और सुइची उस रूम के बाहर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे लोग उस रूम में आते हैं और उन मशरूम को देखकर उन पे टूट पड़ते हैं। तभी केइको का नजर उन पे पड़ता है और केइको उनके साथ छीन टपाक डम डम हाँ वही करती है। खैर दूसरी ओर हम देखते हैं कीरी का डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए वो अपने फैमिली के साथ घर की तरफ जाने लगते हैं। कीरी की मॉम सुइची को रात के खाने के लिए बुलाती हैं, वो भी कीरी के घर वापसी के खुशी में, और सुइची भी ये मना नहीं कर पाता। वो कीरी से चुपके से बोलता है, हे तुम्हारा घर ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास है और वो तालाब अब स्पाइरल के वजह से दूषित हो गया है। कीरी इस पे कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्सू और सुइची को खींच के अपनी घर की तरफ ले जाता है। देन हम कीरी के घर पे आते हैं जहाँ पे सारे लोग डिनर के लिए बैठे थे। कीरी की मॉम सुइची से बोलती है कि वो ना शर्माए और अपना ही घर समझ के खाना शुरू करे। सुइची शुक्रिया बोल के खाना ठूसने लगता है। खप 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 खप।
हाँ, कुछ ऐसे ही, जो कि थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बेचारे के माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए उसको अभी खाना बना के देने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन जब वो नूडल्स खा रहा था तभी उसका नजर पड़ता है उस प्लेट पर जिसमें एक स्पाइरल बना हुआ था। वो डर जाता है। दरअसल ये प्लेट किरी के फादर ने बनाया था, वो भी सुइची के पापा के कहने पर, क्योंकि मिस्टर सातो ने उनका बहुत तारीफ किया था, ये बोलकर कि वो बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं। दिन बाद में मित्सुओ किरी से बोलती है कि उनके पापा फिलहाल अजीब बर्तन बना रहे हैं, जिसे किरी चेक करने उनके रूम में जाती है। हम देखते हैं कि उन बर्तनों में बस स्पाइरल बने हुए थे, पर किरी को उसमें मिस्टर और मिसेस सातो का चेहरा दिखता है। खैर, उसके बाद हम देखते हैं किरी के पापा को, जो कि अपने भट्टी के पास बैठे थे जिसमें वो अपने मिट्टी के बर्तन सॉलिड करते हैं। तभी उनको भट्टी के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आते हैं। वैसे ये आवाज शायद इसीलिए आ रहा था क्योंकि किरी के पापा बर्तन बनाने के लिए जहाँ से मिट्टी लाते हैं वहाँ पे सारे डेड बॉडीज का धुआं जाके मिलता है। देन वहाँ पे सुइची भी आ जाता है क्योंकि उससे भी उस भट्टी में से कुछ अजीब आवाजें आ रहा था, जो कि शायद उसके मोम डैड का था। इसलिए वो एक ईंट उठा के उस भट्टी में फेंकता है, जिससे भट्टी के सारे ईंट नीचे गिर जाते हैं और कुछ स्पिरिट भी उस भट्टी से निकलते हैं, जिसे देखकर वो दोनों तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। वो भट्टी का आग कमरे में लग जाता है, जिससे वो कुटिया पूरा जल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इनके शहर में बहुत तेज बारिश हो रहा था और बहुत तेज तूफान भी आ रहे थे, इसलिए न्यूज वाले उन्हें घर में रहने का सलाह देते हैं, लेकिन वो खुद बाहर घूम के लोगों को लाइव दिखाते हैं। बेसिकली ये तूफान काफी टाइम से इसी शहर में था और कहीं जा ही नहीं रहा था, जो कि थोड़ा अजीब है। खैर, न्यूज वालों को पीछे किरी की दोस्त दिखती है, जो कि अभी भी इस खंबे से चिपकी हुई थी। देन हम आते हैं किरी के घर में। किरी और मित्सुओ को कुछ टाइम से अजीब आवाजें सुनाई दे रहे थे। मित्सुओ बोलता है कि ये तूफान का आंख है जो कि किरी को बुला रहा है, पर किरी इस बात को इग्नोर करती है। तभी उसके घर में सुइची आता है और वो किरी को लेकर भागने लगता है। हवा की वजह से एक पेड़ आके उनके ऊपर गिरने वाला था, पर वो बाल बाल बच जाते हैं। सुइची कहता है ये तूफान किरी के पीछे पड़ा है, अगर वो घर में रहेगी तो उसके साथ साथ उसके फैमिली वाले भी मारे जाएंगे। लगता है इस तूफान को किरी से प्यार हो गया है, इसलिए तूफान उनके आसपास के घरों को तोड़ देता है, जिससे किरी मलबे के नीचे दब जाती है। एक लड़की वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो तूफान उसे ऊपर लेकर वापस नीचे फेंक देता है, जिससे उस लड़की का मौत हो जाता है। वो दोनों उस तूफान से छुपने के लिए एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हें एक मिरर की मदद से देख लेता है, इसलिए वो दोनों एक गटर के अंदर उतरने लगते हैं। हम देखते हैं उस गटर के पानी से एक बवंडर बन जाता है और वो उन दोनों को तूफान की तरफ ले जाता है। लेकिन जब वो बवंडर ड्रैगन फ्लाई तालाब में पहुंचता है तो वो उसी में समा जाता है। सुइची और किरी को उसके पेरेंट्स उस तालाब में से निकालते हैं और जितने भी घर उस तालाब के पास मौजूद थे तूफान ने उसे तहस महस कर दिया है, इसलिए किरी के फैमिली को रहने के लिए उन गरीब मोहल्ले में एक घर दिया जाता है। तभी हम एक छोटी सी झलक देखते हैं जिसमें एक आदमी छेद में से किरी को देख रहा था, पर उस आदमी का चेहरा हमको अभी दिखाया नहीं जाता। खैर, रात को उन्हें अपने पड़ोसी से कुछ अजीब डरावने आवाज आ रहे थे। मित्सुओ बोलता है कि उसने सुना था इस मोहल्ले में एक मॉन्स्टर रहता है, शायद ये आवाज उसी की होगी, पर उसकी माँ को ये सब भरोसा नहीं होता। तभी उनके दरवाजे के पास उनका पुराना पड़ोसी आता है जिसका नाम बाक्का बायासी है और उसका भी घर तूफान की वजह से टूट गया था, इसलिए उसे भी यहाँ पे एक घर दिया गया है। बाक्का बायासी बोलता है कि इस मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत और उसके बेटे रहते हैं, वो दोनों किसी बीमार से पीड़ित हैं। ये जो आवाजें आपको सुनाई दे रहा था ये उन्हीं की है। देन किरी की फैमिली आराम से सो जाती है, लेकिन आधी रात को उन्हें किसी के रोने का आवाज सुनाई देता है, इसीलिए वो बाहर जाके देखती है तो वो बूढ़ी औरत रो रही थी। किरी के पूछने पर वो बूढ़ी औरत बताती है मेरा बेटा वहाँ पे मर गया। तभी हम उनके हाथों में कांटे उगे हुए देखते हैं, जो कि शायद एक बीमारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके बेटे को मोर्चरी वाले आके ले जाते हैं और उसके माँ को हॉस्पिटल वाले ले जाते हैं। देन किरी घर पे आती है और हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि छेद में से किरी को झांक रहा था, और ये आदमी और कोई नहीं बाक्का बायासी ही था, क्योंकि वो किरी के पीछे पागल हो चुका है। तभी वो देखता है कि उसके बॉडी में कांटे उग गए थे, यानी कि वो बीमारी इससे भी हो गया है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी मित्सुओ की नजर जाता है दीवार पर जहाँ पे कुछ कांटे निकल रहे थे। देन ये बाक्का बायासी ही है जो कि दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है। उसके बॉडी पे सिर्फ कांटे ही कांटे थे, जिससे वो किसी डीमन की तरह दिख रहा था। वो अपने पास घूम रहे चूहे को उठा के निगल लेता है और उसके बाद किरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे किरी घबराए हुए बाहर आ जाती है। बाहर बहुत तेज हवा चलने के कारण एक लकड़ी उड़ता हुआ आता है और बाक्का बायासी के सिर में घुस के उसे उड़ा ले जाता है। देन किरी को दूर से कोई कूद के आता हुआ दिखती है। एक्चुअली ये वही यामागुची ही था। अचानक उसके बॉडी से उसके पैर और इंटरनल ऑर्गन अलग हो जाते हैं और उसके बॉडी पे एक स्प्रिंग निकल आता है। वो अपने स्प्रिंग की मदद से आगे बढ़ता है, पर कुछ स्टेप आगे बढ़ने के बाद उसका स्प्रिंग भी उसके
उसका साथ छोड़ देता है। एक्चुअली ये स्प्रिंग उसी कार का सस्पेंशन है जिसके साथ यामागुची का एक्सीडेंट हुआ था और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम कार में बैठे 3 लोगों को देखते हैं जो कि कुरुजू टाउन की तरफ जा रहे थे। उस टाउन में फिलहाल 6 तूफान आ चुके हैं जिससे उनका आउटसाइड सिटी के साथ सारा कनेक्शन टूट गया था। किसी को नहीं पता वहाँ पर रह रहे 6000 लोगों का क्या हुआ, इसीलिए ये सब पता लगाने ही टाउन में ये लोग जा रहे थे। कुरुजू टाउन इस टनल के उस पार पड़ता है। अब ये लोग टनल को पार करके आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनके पीछे से एक टोर्नेडो आता है और इन्हें ले जाकर दूर पटक देता है, जिससे इनमें से ये लड़की तो बच जाती है लेकिन ये दोनों मर जाते हैं। अब ये लड़की हेल्प के लिए टाउन के अंदर जाती है। उसे यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसे रास्ते में बहुत सारे गाड़ियाँ दिखते हैं जो कि पलट चुके थे, यानी कि इनके पहले जो लोग यहाँ आए थे उनका भी सेम हाल हुआ था। वो जब शहर की तरफ देखती है तो तूफान की वजह से पूरा शहर तहस महस हो गया था। उसे आसमान में एक न्यूज हेलीकॉप्टर दिखाई देती है, लेकिन तभी एक टोर्नेडो आके उस हेलीकॉप्टर को नीचे पटक देता है। वो टाउन के अंदर जाती है और उसे रास्ते में बहुत सारे लाशें दिखते हैं। टाउन के बीचों बीच उसे ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड दिखता है जिसका पानी अब व्हर्लपूल की तरह घूम रहा था। अचानक शहर का सायरन बजता है और वो जब सामने की तरफ देखती है तो 4 टोर्नेडो उसकी तरफ आ रहे थे। तभी उसे नीचे कीरी और मित्सुओ नजर आते हैं। मित्सुओ कहता है कि नीचे झुक जाओ। हम देखते हैं उस 4 टोर्नेडो के अंदर 4 लोग मौजूद थे जो कि इसके अंदर रह के मजे से उड़ रहे थे। वो लोग स्कूल की बिल्डिंग पर हमला करके उसे गिरा देते हैं, जिसे देखने के बाद मित्सुओ बोलता है, अरे ये तो मजेदार है, मुझे भी बटरफ्लाई गैंग को ज्वाइन करना है। लेकिन कीरी उसे मना करती है क्योंकि उस गैंग को कॉपी करने के चक्कर में बहुत लोग मारे गए। देन वो लड़की कीरी को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम ची है और ये तोयो टीवी की रिपोर्टर है और कीरी भी अपना इंट्रोडक्शन करती है। खैर कीरी बोलती है इस शहर में 6 तूफान आए थे और वो सब जाके उस ड्रैगन फ्लाई तालाब में समा गए, जिससे इस टाउन का एनर्जी अजीब हो गया है और जो कोई भी थोड़ा जोर से चिल्ला देता है तो उसके आवाज से एक नया टोर्नेडो बन जाता है। इसीलिए ये लोग फिलहाल ना ही तेज चिल्ला सकते हैं ना ही तेज चल सकते हैं। उसके बाद कीरी ची को उसी रो हाउस में लेके आती है जहाँ पर वो फिलहाल रह रहे थे। कीरी जब दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं कि इस रो हाउस के अंदर बहुत सारे लोग आ गए थे। फर्श में जगह ना होने के कारण कुछ लोग तो छत के पिलर में जाके सो रहे थे। बेसिकली इनका घर टूट चुका था, इसलिए ये लोग भी यहाँ पर रहने आ गए थे और इस शहर में बस यही एक घर बचा है। अब इनमें से एक आदमी ची को देख के बोलता है, यहाँ और जगह नहीं है, ना ही यहाँ और रूम है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन कीरी बोलती है, सबसे पहले तो हम इस घर में रहने आए थे। पर कीरी की बात कोई नहीं सुनता। देन हम सुइची को देखते हैं जो कि बड़बड़ा रहा था। स्पाइरल ने पूरे टाउन को पागल कर दिया है, जिसे सुनने के बाद एक आदमी गुस्सा हो जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। कीरी के फैमिली जब बाहर आते हैं तो ये लोग अंदर से दरवाजा दे देते हैं। अब सुइची और बाकी सब सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें अब दूसरा सेल ढूंढना होगा क्योंकि ये घर तो भर चुका है। ची इन्हें बताती है कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके इस टाउन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मित्सुओ बोलता है, सब लोग बोलते हैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। देन कीरी का फादर बोलता है, मुझे यहीं पे रहना है और अपने मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। मैं फिर से भट्टी बनाऊंगा और अपने आर्ट को बजाय रखूंगा। इसके लिए मुझे पहले ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड का मिट्टी चाहिए। उसका पत्नी उसे जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड अब एक व्हर्लपूल बन चुका है। तो वहीं पे सुइची अपने आप से बोलता है, सब लोग पागल हो चुके हैं और वो सब लोग अंत के करीब हैं। ये टाउन भी स्पाइरल बन जाएगा। अचानक ची कुछ अजीब देख के चिल्ला देती है, जिससे एक छोटा सा टोर्नेडो बन जाता है। एक्चुअली वो अजीब चीज स्नेल था। कीरी बताती है, ये स्नेल पीपल हैं। ये लोग पहले इंसान हुआ करते थे। तभी मित्सुओ को कुछ अच्छा खुशबू आता है, जैसे कि कोई मीट ग्रिल कर रहा है। मित्सुओ उस खुशबू का पीछा करता है और देखता है कि ये तो वही गैंग है जो कि आग पर स्नेल को पका रहे थे। पकने के बाद वो उस पे टूट पड़ते हैं, यानी कि मजे से खाते हैं। उनका लीडर कीरी और मित्सुओ को स्नेल खाने के लिए बुलाता है, लेकिन कीरी बोलती है, ये क्या हो गया, वो हमारी तरह इंसान थे। वो आदमी बोलता है, तो क्या हुआ, तुम लड़कियां भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। पर कीरी को इस बटरफ्लाई गैंग में ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो आदमी इन्हें बोलता है, हम पहले बटरफ्लाई गैंग हुआ करते थे पर अब हम ड्रैगन फ्लाई गैंग हैं। कीरी का फादर इन लोगों को कीरी से दूर रहने के लिए बोलता है,
जिससे ये लोग गुस्सा होके एक फूंक मारते हैं और कीरी के फादर को उड़ा देते हैं। कीरी उस गैंग लीडर को धक्का देती है, जिससे वो आदमी भी एक टोर्नेडो के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने अभ्यास जो किया था। देन वो बाकी सब भी अपने अपने टोर्नेडो बना लेते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो सब लोग एक टोर्नेडो में फंस जाते हैं। इनका टोर्नेडो अब ड्रैगन फ्लाई पॉइंट की तरफ जा रहा था। सही टाइम पर सुइची एक खंबे को पकड़ के इन दोनों को बचा लेता है, लेकिन बाकी के जो गैंग मेंबर थे वो सब तालाब में समा जाते हैं। आगे उनके साथ क्या हुआ वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप आखिरी में जान जाओगे। खैर उसके बाद इनको वॉलंटियर का एक ग्रुप दिखता है जो कि 5 दिन पहले यहाँ आए थे और ये लोग जाने का भी कोशिश तो किए थे, बट फायदा कुछ नहीं हुआ। ये लोग जिस भी रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करते ये वापस शहर में ही आ जाते थे। एक आदमी टनल से जाने की भी कोशिश तो किया था, बट टनल खत्म ही नहीं हुआ और साथ में वो टनल मुड़ने लगा और इन्हें डार्कनेस की तरफ खींचने लगा, इसलिए ये लोग वापस टाउन में आ गए। इन लोगों ने समुंदर से भी जाने की कोशिश किया था, बट सारे बोट्स नष्ट हो गए थे। तभी ये लोग देखते हैं कि कोई खुद का बोट बना के समुंदर से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक समुंदर में एक बॉल पुल बनने के कारण वो लोग उसी में समा गए। ऐसा लगता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खैर ये लोग अभी तक सही सलामत तो हैं। देन ये ग्रुप कीरी से पूछती है, हे तुम कहाँ रहती हो? जिसपे कीरी बताती है सारे रो हाउस भर गए हैं और उसकी माँ टोर्नेडो की वजह से घायल हो गई थी, तो वो चल नहीं सकती, इसलिए वो एक टूटे घर के नीचे रुके हुए हैं। कीरी अपनी मॉम से पूछती है, क्या उन्हें अभी भी दर्द हो रहा है? उसकी माँ बोलती है, नहीं वो ठीक है। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा मिले? कीरी बोलती है, उसने बहुत ढूंढा पर वो फिर भी नहीं मिले। अब कीरी की मॉम को लगता है शायद वो मर गए, इसलिए वो रोने लगती है, तो कीरी उन्हें आश्वासन देती है, नहीं वो ठीक होंगे। देन वो वॉलंटियर बोलता है, ये जगह सेफ नहीं है, शायद वहाँ पे एक रो हाउस है जिसमें थोड़ा जगह होगा, और वो उसी तरफ जाने लगते हैं। उस वॉलंटियर को ये बात समझ में नहीं आता कि कंक्रीट के बिल्डिंग भी इस तूफान से टूट गए, पर वो रो हाउस अभी भी सही सलामत कैसे हैं? कीरी बोलती है, ये घर बहुत समय पहले बनाए गए थे। वो वॉलंटियर पूछता है, यहाँ पे ऐसे कितने घर हैं? जिसपे कीरी बताती है, उसने गिना तो नहीं, बट शहर के बीच कुछ घर मौजूद हैं। शायद उनमें से किसी के अंदर थोड़ा जगह हो जहाँ पर ये लोग रह पाए, पर ये लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं उन्हें वहाँ पहुँचने में रात हो जाएगा। एक्चुअली इस वॉलंटियर का नाम तानिजाकी है और इसके बगल वाले का नाम ताकेमोतो। तभी इनमें से एक आदमी नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि उसके पीठ में कुछ हो गया है। जब तानिजाकी इसका पीठ चेक करता है तो हम देखते हैं कि इसके पीठ में स्नेल का शेप बन चुका था। सुइची बताता है कि ये बहुत जल्द स्नेल में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। कीरी पूछती है, ऐसा क्यों हो रहा है? जिसपे सुइची बताता है, शायद ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, जिससे इनको स्पाइरल का कर्स लग गया। शायद बचे हुए लोग भी अगला शिकार बन सकते हैं। ये सुनने के बाद बाकी के लोग डर जाते हैं और अपने अपने पीठ चेक करने लगते हैं। तगावा नाम का एक दूसरा आदमी था जिसपे ये कर्स लग चुका था। तानिजाकी इन्हें बोलता है, फिक्र मत करो, हमें जल्द ही एक रो हाउस ढूंढना होगा, क्योंकि उससे लगता है शायद घर के अंदर जाने से ये निशान गायब हो जाएगा। शायद इस शहर का सबसे सेफ जगह वही रो हाउस है, इसीलिए वो सब उसी रो हाउस के पास जाते हैं। रो हाउस के बाहर पहले से ही कुछ लोग इंतजार कर रहे थे अंदर जाने के लिए, पर वो अंदर के लोग इन्हें मना कर देते हैं, यहाँ कोई जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। बट ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं और एक जबरदस्त फूंक मारते हैं और इन्हें उड़ा देते हैं। देन ये लोग भी फूंक मारते हैं और एक लकड़ी को लेके दरवाजे से ठोकते हैं, जिससे दरवाजा टूट जाता है और हम देखते हैं कि अंदर सच में कोई जगह नहीं था। लोग चावल की बोरी की तरह लादे हुए थे। एक्चुअली ये लोग छुप छुप के अंदर आते रहे, जिससे ये हालत हो गया और अब ये लोग अलग ही नहीं हो पा रहे। तभी ज्यादा लोग होने के कारण घर के 2 साइड का हिस्सा टूट जाता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। देन वो खुद को सुरक्षित रखने के लिए नीचे पड़े लकड़ियों को उठा के घर को लंबा करने की कोशिश करते हैं और ये आइडिया तानिजाकी को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पे रहेगा और घर को लंबा करेगा। बट बाकी के लोग भागना चाहते थे। तभी इनकी तरफ एक टोर्नेडो आता है। तानिजाकी इन्हें बोलता है कि वो पहले से ही नर्क में है, क्या तुम बाहर जाके मरना चाहते हो या फिर इधर जिंदा रहना चाहते हो? पर ये लोग डिसाइड कर लिए थे कि वो
बाहर जाएंगे। then एक आदमी का नजर पड़ता है समुंदर में तैर रहे रेस्क्यू शिप की तरफ, जो कि इन्हें यहाँ बचाने के लिए आए थे। पर तभी समुंदर में एक बड़ा सा बोल पुल बनता है और ये लोग और वो शिप उसी में समा जाता है, यानी कि जो बची कुची उम्मीद थी वो भी गई। रात हो जाता है और वो सभी लोग भूखे थे। एक आदमी को स्नेल मीट दिखता है और वो उसे उठा के खाने लगता है, ये जानते हुए कि वो पहले इंसान हुआ करता था। देन एक आदमी अपने साथी की तरफ देख के बोलता है, जब ताकेमोतो भी स्नेल बन जाएगा हम उसे भी खा जाएंगे। वो कीरी से भी बोलते हैं इसे खाने के लिए, क्योंकि सरवाइव करने के लिए ये खाना जरूरी था। कीरी पहले तो नहीं खा रही थी, पर जब देखती है कि सुइची इसे खा रहा है तो वो भी खा लेती है। देन कीरी अपने माँ के पास जाती है, पर जिस शेल्टर में वो रुके हुए थे वो टूट चुका था। तभी कीरी को मित्सुओ दिखता है, जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था और उसकी माँ भी वहाँ नहीं थी। जब मित्सुओ मलबे से बाहर आता है तो ये लोग देखते हैं कि मित्सुओ को भी उजुमाके का कर्ज लग चुका है। कीरी को लगता है अगर मित्सुओ स्नेल में ट्रांसफर होने से पहले वो टाउन छोड़ दे तो शायद मित्सुओ ठीक हो जाएगा और बाद में वो अपने मॉम डैड को आके ढूंढेगी। टनल और समुंदर से तो वो जा नहीं सकते, इसलिए कीरी डिसाइड करती है वो एक लकड़ी गिराएगी। लकड़ी जिस तरफ गिरेगी वो उसी तरफ से जाएंगे, इसलिए वो पहाड़ों से बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। वो लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। वो कुरोजो टाउन को देखते हैं, जो कि अभी पूरा टूट चुका था और रो हाउस भी उसी तालाब के आसपास बने हैं। अचानक चिको तानिजाकी दिखता है, जो कि रो हाउस को रीबिल्ड कर रहा था और उसके हथौड़े के आवाज से टोर्नेडो बन रहे थे। अब तानिजाकी भी इन्हें देख लेता है और चिल्ला के बोलता है, मैं इस रो हाउस को बड़ा कर रहा हूँ और तुम भी यहाँ आ जाओ। पर उसके चिल्लाने से एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है और इनकी तरफ आता है, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी शहर का सायरन बजता है, पर ये लोग चलते जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के अंदर पेड़ों के पत्ते, घास, सब कुछ स्पाइरल के डिजाइन में था। तभी इनको सामने से कुछ लोग नजर आते हैं, जो कि इनकी तरफ ही आ रहे थे और ये और कोई नहीं, वही वॉलेंटियर का ग्रुप था। ताकेमोतो ची से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे ची बोलती है कि वो कुरोजो टाउन से बाहर जा रहे हैं, पर ताकेमोतो बोलता है कि वो इन्हीं का पीछा करके पहाड़ों में चढ़े थे, पर पता नहीं कैसे वो इनके सामने आ गए। मतलब इस टाउन से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो जिस भी तरफ जाए वो घूम फिर के इसी टाउन में वापस आ जाएंगे, बिकॉज ये एक उजुमाकी कर्स है, जो कि घूम फिर के वही जगह पे आएगा। उसके बाद ये लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, पर रास्ता खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद इनका दोस्त भी स्नेल में बदल जाता है और ये देख के इन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वो स्नेल अपने सेल के अंदर चला जाता है और एक आदमी उस सेल के अंदर अपना मुंह घुसा के उसे पूरा खा लेता है, जिस वजह से वो उसी में फंस जाता है। उसके दोस्त उसे बाहर निकाल रहे थे, बट सुइची, कीरी और ची यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कटा हुआ पेड़ दिखता है। सुइची जब इसे देखता है तो उसे उस स्पाइरल डिजाइन में उसके पापा नजर आते हैं और ये देख के वो डर जाता है। दिन रात हो जाता है और ये अभी भी चल रहे थे। इन्हें दोबारा वो तीन नजर आते हैं। वो जब मित्सुओ को देखते हैं तो इन्हें पूछते हैं कि इसका पीठ इतना फूला हुआ क्यों है। कीरी हड़बड़ाहट में बोल देती है कि ये तो एक बैकपैक है। देन सुइची मित्सुओ को अपने पीठ पे बिठा लेता है। वो फिर से एक साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद मित्सुओ भी स्नेल में बदल जाता है। ताकेमोतो इसे खाने के बारे में सोच रहा था, पर ये तीनों उसे पहाड़ों के किनारे ले आते हैं। पहाड़ों के नीचे से समुंदर शुरू होता है। अब कीरी मित्सुओ को पहाड़ों के नीचे जाने के लिए बोलती है, पर मित्सुओ कीरी के हाथों में चिपक जाता है, यानी कि वो नहीं जाना चाहता। पर कीरी उसे कैसे भी करके नीचे भेज देती है और साथ में वो प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे वापस लेने आएगी। देन वो आगे बढ़ जाते हैं, पर ये लोग स्पाइरल का नशा करके अपने हाथ और पैरों को स्पाइरल की तरह मोड़ देते हैं, जो कि दिखने में बहुत मजेदार था। वो फिर से टाउन में पहुंच जाते हैं, पर इस बार टाउन टूटा फूटा नहीं था, बल्कि तानिजाकी और टाउन के लोगों ने पूरे टाउन में रो हाउस बना दिए थे। टाउन का शेप एकदम स्पाइरल जैसा था। अब ये लोग रो हाउस के पास जाते हैं। सुइची बोलता है, शायद सालों पहले ये टाउन ऐसे ही दिखता था। समय के साथ साथ ये टाउन टूट गया और ऐसे बन गया, लेकिन अब टाउन का ओरिजिनल फॉर्म आ चुका है। अब ये लोग टाउन के अंदर जाते हैं। रास्ते में इन्हें लोग भी दिखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ फंसे हुए थे। देन इन्हें सामने कुछ मुड़े हुए लोग दिखते हैं, जिनके शरीर में से बदबू आ रहा था। तभी इन्हें तानिजाकी दिखता है, जिसके दाढ़ी बढ़ चुके हैं, यानी कि यहाँ टाइम अलग चल रहा था। कीरी और बाकी सब जहाँ 3 दिन से चल रहे थे, यहाँ कुछ सालों बीत चुके हैं। तानिजाकी इनसे कहता है, ये जगह अभी भी काम चल
चल रहा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अंदर के लोग भी घर को लंबा करने में लगे हैं। अब कीरी उससे अपने मॉम डैड के बारे में पूछती है। तानेजाकी कहता है उसने सुना था कि एक कपल है जो ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के पास मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। मैं उनसे कभी मिला तो नहीं, पर मैंने सुना है कि वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। ये सुन के कीरी शुक्रिया बोलती है और वो तीनों तालाब की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटा घर दिखता है जो कि एक शॉर्टकट है, इसीलिए वो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। खैर रात हो जाता है और लाइट हाउस भी अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ कीरी सुइची से पूछती है अगर ये टाउन पहले ऐसा था तो उस टाइम के लोगों ने इसे ऐसा क्यों बनाया, मतलब इस शेप में क्यों बनाया। सुइची बताता है शायद ये चीज बार बार होता है, हर 100 सालों में ये कर्स टाउन में रिटर्न आता होगा। ची पूछती है तो इस बारे में लोगों को पहले कैसे नहीं पता चला, जिसपे सुइची कहता है देखो बताएगा कौन, बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं रहता था। सुबह हो जाता है और ये चलने लगते हैं। तभी ये लोग आसमान में स्पाइरल देखते हैं, शायद किसी ने डेड बॉडी जलाया होगा इसीलिए, और ये धुआं सीधा उसी ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में जाके समाता है। देन ये तीनों उसी धुएं का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता बंद था इसीलिए वो इस टूटे घर में से निकलने की कोशिश करते हैं, पर बेचारी ची फंस जाती है। तभी सारे लोग चिल्लाते हैं स्पाइरल पूरा हुआ, सारे घर आपस में जुड़ गए। खैर कीरी और सुइची घर के अंदर से जाते हैं और फाइनली वो पहुंच जाते हैं ड्रैगन फ्लाई तालाब के पास। तालाब अभी पूरा सूख चुका था और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थे। कीरी को लगता है शायद उसके मॉम डैड इसी के अंदर हैं, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी दिखता है जो कि थोड़ा जिंदा था। वो कीरी का पैर पकड़ लेता है और बोलता है मुझे भी तुम्हारे साथ नीचे ले चलो, मुझे नीचे जाना है, और वो कीरी के पैरों को काट लेता है। सुइची जब छुड़ाने के लिए आता है तो वो सुइची पर लिपट जाता है और वो दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं। कीरी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और एक टावर पर गिरती है। देन वो उससे भी फिसल के नीचे गिर जाती है, वो भी लाश पर। सारे लाश आपस में जुड़े हुए थे। सामने उसे स्पाइरल डिजाइन का एक बिल्डिंग दिखता है, यानी कि यही वो चीज है जिससे स्पाइरल का शुरुआत हुआ है। सारे लाश पत्थर में बदल रहे थे। सामने उसे अपने मॉम डैड भी दिखते हैं और वो भी मर चुके हैं। देन कीरी की नजर पड़ती है सुइची पर जो कि नीचे पड़ा हुआ था। अब सुइची कीरी से बोलता है देखो इस खंडर को, स्पाइरल के पीछे का सारा सच यही है। ऐसा लगता है ये खंडर जिंदा है, शायद इसे हर 100 सालों में भूख लगता है, इसीलिए ये अपने ऊपर बस रहे सारे लोगों को अपना निवाला बनाता है। देन ये दोनों भी उसका निवाला बन जाते हैं, यानी कि वो सैक्रिफाइस करके कर्ज को खत्म करना चाहते हैं। वो दोनों आपस में लिपट जाते हैं और मर जाते हैं। ये कर्ज खत्म हो जाता है। वो जो स्पाइरल शेप का टावर था वो अब ऊपर घूम के जाता है और तालाब के मुंह को सील कर देता है, जिससे ये कर्ज खत्म हो जाता है, यानी कि फिर से तालाब बनेगा, फिर से वो सब चीज होगा जब 100 साल पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों ये एनिमे यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब आप बताइए आपको ये एनिमे कैसा लगा, आप इमोशनल हुए या नहीं, आपको मजा आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।